सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। हम लोग ने अभी तक फिलहाल में जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें अभी हम जो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल पे बातें कर रहे थे, इसमें हमने सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी एंड देन उन प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट करके कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। ये बातें हमारी हुई थी और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड। जो हमने रिलेशनशिप डिराइव किए थे, उन रिलेशनशिप से हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, और बट ऑब्वियस सी बात है आया भी होगा, कि सर ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी? मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं। हमने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ी? हमने वॉइड रेशियो पढ़ा, पोरोसिटी पढ़ा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स, वाटर कंटेंट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। 4, 3, 7, 3, 10 और 3, 13 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, और इन 13 प्रॉपर्टीज को हमने आपस में कुछ फॉर्मूले के थ्रू कोरिलेट करने की भी कोशिश की थी। कोशिश क्या मतलब? कोरिलेट किया था हमने, और उनसे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर ये जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या इन प्रॉपर्टीज, अगर मेरे पास एक कोई सॉइल सैंपल गिवन है, अगर मेरे पास एक सॉइल का सैंपल है, तो क्या मैं उस सॉइल के सैंपल के ऊपर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? भाई ऐसा तो है नहीं कि सॉइल आप लेके आओगे कहीं फील्ड से तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इस सॉइल की डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, वाटर कंटेंट कितना है। ऐसा तो नहीं होगा। आपको तो कहीं ना कहीं उस सैंपल के ऊपर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, एंड उस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके आप इन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा कि सॉइल की ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने, इन प्रॉपर्टीज को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सॉइल की इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें कि इनमें से ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वैल्यू मुझे मिल जाए। तो उससे पहले जरा एक बात ध्यान रखिएगा कि भले मैंने ये 13 प्रॉपर्टीज लिखी हैं यहां पे, लेकिन इन सभी प्रॉपर्टीज को आप लेबोरेटरी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज लेबोरेटरी में कैलकुलेट नहीं होंगी। जिन प्रॉपर्टीज को आप लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हैं वो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट, बोले तो वाटर कंटेंट, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और सॉइल का यूनिट वेट। अब आप बोलोगे कि सर अगर सिर्फ ये 3 ही प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की जा सकती हैं तो बाकी प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट, बाकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए था तो हमने इन सभी के बीच में इंटर रिलेशनशिप डिराइव क्यों किए कि भाई अगर मुझे इन प्रॉपर्टीज में से कुछ एक की वैल्यू भी अवेलेबल है तो मैं बाकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाऊंगा उन इंटर रिलेशनशिप से, उन रिलेशनशिप से जिनको मैंने डिराइव किया था। और रही बात लेबोरेटरी में, तो अगर आपके पास सॉइल का सैंपल है तो उस सॉइल के सैंपल की मात्र ये 3 प्रॉपर्टीज आप लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 13 में से ये 3 प्रॉपर्टीज आप लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट, क्या तरीका रहेगा इन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने का? आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इन्हीं बातों पे रहेगा। अच्छा हां, एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि मैं बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकता हूं लेबोरेटरी में। तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर क्या मैं ड्राई यूनिट वेट नहीं कैलकुलेट कर सकता? क्या मैं सैचुरेटेड यूनिट वेट नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा। हालांकि मैंने अभी फिलहाल में आपसे बोला कि लेबोरेटरी में हम बल्क यूनिट वेट ही कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम ड्राई यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो भी निकाल दूंगा मैं। थोड़ा सा बने रहिएगा साथ में, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा कि भाई इन प्रॉपर्टीज को लेबोरेटरी में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जरा देखते हैं प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकता हूं। वाटर कंटेंट,
यूनिट वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन तीनों के प्रोसीजर देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे मैं सॉइल की इन तीन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है लेबोरेटरी में। तो हमारा जो पहला डिस्कशन है आज का, दैट इज द लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। कि लैब में आपके पास एक सॉइल का सैंपल है और आपसे कोई बोले कि भैया ये बताओ मुझे कि ये जो सैंपल हाथ में लिए रखे हो, इस सैंपल का वाटर कंटेंट क्या है, तो आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा उस सैंपल के साथ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आपके पास उस सैंपल का वाटर कंटेंट मिल जाएगा या मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। तो सवाल उठता है कि सर ऐसी कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसके बेस पे मैं लेबोरेटरी में मेरे गिवन सॉइल का वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि भैया एक नहीं, दो नहीं, 6-7 तरीके हैं जिसके बेस पे मैं सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकाल लूंगा। कौन कौन से मेथड्स हैं, तो जरा पहले तो एक लिस्ट तैयार कर लें अपन। जो पहली मेथड मैं बोल रहा हूं उसको नाम दे रहा हूं ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड, ये पहला मेथड है जिसके बेस पे मैं मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकाल लूंगा। दूसरा मेथड मैंने कहा पिक्नोमीटर मेथड। ये सारी मेथड्स को एक एक करके हमको डिटेल में देखना है। अभी पहले एक लिस्ट तैयार कर लें, फिर इन सारी मेथड्स को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो दूसरी मेथड जो मेरी है दैट इज नोन एज द पिक्नोमीटर मेथड। ठीक, तीसरी मेथड कहलाती है सैंड बाथ मेथड। जो तीसरी मेथड है उसको मैं नाम देता हूं सैंड बाथ मेथड का। ठीक है भाई, सैंड बाथ मेथड भी समझेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज नोन एज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी समझेंगे क्या है। नेक्स्ट मेथड इज टॉर्शनल बैलेंस मेथड। टॉर्शनल बैलेंस मेथड 5वें नंबर की मेथड। और एक और मेथड हम देखेंगे दैट इज द रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड। तो अगर मुझे मेरे सॉइल का वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है तो ये 6 तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं जिसके बेस पर मैं मेरे सैंपल का लेबोरेटरी में मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कर लूंगा। फिर सवाल उठता सर इतनी सारी मेथड क्यों पढ़ना है? क्या इनमें से कोई ऐसी मेथड नहीं है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी हो और 100% तो नहीं लेकिन हां सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे दे? क्या ऐसी कोई मेथड नहीं है? तो बिल्कुल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इनमें से एक मेथड ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड कहलाती है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की। बात करेंगे उसके बारे में भी। इन्हीं में से है कोई सी एक मेथड। खैर, कौन सी है वो मेथड जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और क्यों वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, इन दोनों के रीजन मैं आपको बताऊंगा। खैर, तो ये थे भाई कुछ मेथड्स, और जरा आप एक एक मेथड उठाते हैं और हर मेथड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं एक एक नंबर के कुछ ना कुछ सवाल इन मेथड्स में से बन सकते हैं। तो सवाल किस तरीके के बनेंगे वो तो आगे के समय में आपको समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह या पुराने गेट के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले इन मेथड्स को जरा ध्यान से देखते हैं। पहली मेथड में लेता हूं ओवन ड्राइंग मेथड को। सबसे पहले ओवन ड्राइंग मेथड को समझते हैं कि भाई ये ओवन ड्राइंग मेथड क्या है, कैसे यूज की जाती है और इसके रिजल्ट्स मुझे किस प्रकार मिलते हैं। चलिए, तो मैंने शुरुआत की ओवन ड्राइंग मेथड से। पहली मेथड मैंने बोली थी दैट इज दी ओवन ड्राइंग मेथड। प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत आसान प्रोसीजर है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो मेथड है
वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की। यह मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड मानी जाती है वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए। यह पॉइंट याद रखिएगा। गेट वालों ने एक बार बहुत पहले एक सवाल पूछ लिया था, ऐसे 4 नाम लिख के दे दिए थे आपको मेथड्स के ABCD में, पूछा था द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज, और 4 नाम लिख के दे दिए थे। तो ओवन ड्राइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू कैलकुलेट द वाटर कंटेंट। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। नाम को गौर करिए जरा, नाम क्या है? ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन पता है हमको क्या होता है, ड्राइंग का मतलब भी पता है, ड्राइंग का मतलब सुखाना। तो आपको करना क्या है यहां पर, एक सिंपल सी बात, सैंपल है आपके पास सॉइल का, उस सैंपल को ओवन के अंदर में रख देना है। ओवन के अंदर में रखेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, पावर ऑन करेंगे, ओवन गर्म होगा, और उस गर्माहट के कारण जो मिट्टी आपने उस ओवन के अंदर में रख रखी है, उसके अंदर का पानी जो है वो एवोपरेट कर जाएगा। और वहीं से कुछ तरीका लगा के मैं सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे, जरा देखिएगा। मैं कोई यहां पर आपको लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लिखाऊंगा, और ना ही आपको लिखने हैं वो चीज। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं कि हाउ दिस मेथड कैन बी यूज्ड। जरा देखेंगे ध्यान से। क्या किया मैंने, एक सॉइल का सैंपल लिया और उस सॉइल के सैंपल को एक कंटेनर में रख लिया। एक कंटेनर है ये मेरा, छोटा सा, कोई इतना बड़ा कंटेनर नहीं है, छोटी सी कटोरी टाइप की है। इस कंटेनर में मैंने मेरे सॉइल का सैंपल रख लिया। ये मेरा सॉइल का सैंपल है। अब इस कंटेनर की खासियत को समझिएगा जरा। ये जो कंटेनर है ना, जो हरे कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर या तो मेटल का होना चाहिए या फिर ग्लास का। कोशिश करें ग्लास का ना रखें, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हो सकता है ग्लास तिड़क जाए। मेटल का होना चाहिए, या और थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बोलूं तो नॉन पोरस मटेरियल का होना चाहिए। नॉन पोरस मटेरियल क्या हो सकता है, या तो मेटल या फिर ग्लास। प्लास्टिक तो यूज कर नहीं सकते, प्लास्टिक भी नॉन पोरस है, मान रहा हूं, लेकिन प्लास्टिक को ओवन के अंदर में रखेंगे तो मिट्टी के सूखने से पहले वो प्लास्टिक ही खत्म हो जाएगा वहां से, इसलिए प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। जनरली मेटल का रहेगा। सवाल उठता है सर मेटल का ही क्यों, मतलब नॉन पोरस मटेरियल का ही कंटेनर क्यों लिया आपने? तो उसका सीधा सिंपल सा रीजन समझिएगा बेटा। ये जो सैंपल है यहां पर, ये मेरा सैंपल है ना, सॉइल का सैंपल है ये। इसके अंदर में कुछ पानी तो होगा, तभी तो मैं वाटर कंटेंट निकाल रहा हूं ना उसका। अगर ये कंटेनर नॉन पोरस मटेरियल का नहीं हुआ तो इस सैंपल के अंदर में जो पानी है, ये कंटेनर उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जरूरी नहीं कि पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन कुछ पानी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे आपका मन किया कि सर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि एक मिट्टी का बर्तन लूं और उसमें, मिट्टी का बर्तन मतलब दिया वगैरह जो होता है ना, दिवाली में जो दिए वगैरह जलाते हैं, उस दिए में मैं मिट्टी रख दूं और उसको ओवन में रख दूं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो मेरे भाई मिट्टी का जो दिया है या जो अर्दन मटेरियल का कंटेनर है, तो ये जो सैंपल होगा ना, उस सैंपल का मॉइस्चर वो अर्दन मटेरियल का कंटेनर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए ये जो कंटेनर होना चाहिए वो नॉन पोरस मटेरियल का होना चाहिए, प्रेफरेबली हम बोल सकते हैं मेटल का। ठीक, तो ये मेटल का कंटेनर था, इसके अंदर में मैंने सॉइल सैंपल रखा। कोई किलो भर का सॉइल सैंपल नहीं रखना है, मुट्ठी भर सैंपल लिया और उसको कंटेनर में रख दिया। ये जो सैंपल आपने लिया था इसका वेट ले लीजिएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भैया इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल मैंने कर दिया W1। नापना पड़ेगा, अंदाजा नहीं मार रहे हैं कितना वेट है। कंटेनर में मिट्टी रखी, तराजू में ले जाके उसको तौल लिया, इसका वेट कितना है, तो आपको वेट मिल गया W1 का। ठीक, ये तो हो गया। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस कंटेनर के साथ इस मिट्टी को ओवन में रख देता हूं। लेबोरेटरी में ओवन होता है, सॉइल की लेबोरेटरी में इस ओवन में रखना है, और ये जो ओवन है दैट विल बी मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ,
ये जो ओवन आपका है, ये जो ओवन है ये मेंटेन रहेगा 110 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कितनी देर के लिए रखना है? 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए इस सैंपल को ओवन के अंदर में रखना है और ये ओवन का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। 24 घंटे के बाद आपको जो सैंपल मिलेगा, कंटेनर तो रहेगा ही भाई, कंटेनर थोड़ी गायब होगा, कंटेनर तो वैसी का वैसी रहेगा। जो सैंपल इसके अंदर में मिलेगा वो सूख चुका होगा। भाई 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे रखा है सैंपल को आपने, तो भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इतने हाई टेम्परेचर पर जब ये मिट्टी ओवन के अंदर में रखी रहेगी 24 घंटे तक, तो इस मिट्टी के अंदर का जो पानी रहा होगा वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो ये 24 घंटे के बाद मुझे ये सैंपल मिला, क्या मैं बोल सकता हूं ये सैंपल ड्राई हो चुका होगा? ये जो सैंपल है ये ड्राई हो चुका होगा? बोलते चलो भैया, कहीं पर कोई भी समस्या हो। ये सैंपल ड्राई हो चुका होगा। अब मैं इस सैंपल का फिर से वेट ले लेता हूं। फाइनल वेट ऑफ सैंपल 24 घंटे के बाद ये जो सूखा हुआ सैंपल मुझे मिला है, इसका वेट भी मैंने ले लिया और इसके वेट को मैंने कह दिया W2 के बराबर। दो वेट मिल गए हैं मुझे। एक मिला है W1 जो कि ओवन में रखने से पहले इस मिट्टी का वेट था। 24 घंटे तक आपने इस मिट्टी को इस कंटेनर के अंदर में ओवन के अंदर में रखा 110 से 105 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो ये सैंपल पूरी तरीके से सूख चुका होगा और इस सैंपल का वेट आपने ले लिया, वो वेट आपको मिल गया W2 के बराबर। दो वेट आ चुके हैं मेरे पास। अब जरा इन दोनों वेट के बारे में थोड़ी सी बात करें। आई होप कि यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ये समझ में आपको आ गया होगा कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे जरा। ये जो W1 है, ओवन में रखने से पहले जो मेरे सैंपल का वेट था, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो W1 रहा होगा ये WW प्लस WS के बराबर रहा होगा? भाई ये तो ओवन में रखने से पहले की मिट्टी है ना, तो इसके अंदर में कुछ तो मॉइस्चर रहा होगा, तो WW प्लस WS है। ये W1 की वैल्यू है। ठीक, 24 घंटे के बाद ये जो सैंपल आपको मिला है ओवन में, 24 घंटे रखने के बाद जो सैंपल आपको मिला है, इसका वेट W2 आया था। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो W2 रहा होगा ये सिर्फ WS के बराबर होगा? क्योंकि पानी तो गायब हो चुका है इसके अंदर का, इस सैंपल के अंदर का पानी तो गायब हो चुका है। और सॉइल का वेट याद करो, पहला लेक्चर, सॉइल का वेट तो दो ही चीजों से मिलकर बनता था, सॉइल के अंदर का पानी प्लस सॉइल के सॉलिड्स। हवा के होने ना होने से सॉइल के वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वेट ऑफ द एयर मैंने 0 माना हुआ था। तो 24 घंटे के बाद वेट मुझे W2 मिला, तो ये W2 तो WS के बराबर हुआ, और जो W1 था ओवन में रखने से पहले वो WW प्लस WS के बराबर। मुझे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना था। मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है? मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है याद करें जरा। तो मैंने बोला था मॉइस्चर कंटेंट हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, WW प्लस WS। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं इन दोनों वेट का डिफरेंस ले लूं, मतलब W1 माइनस W2 कर दूं, तो मुझे वेट ऑफ द वाटर मिल जाएगा? सही है? तो देखिएगा जरा, तो क्या मैं इस WW को W1 माइनस W2 लिख दूं? W1 की वैल्यू भी मेरे पास है, W2 की वैल्यू भी मेरे पास है, डिवाइडेड बाय WS बोले तो W2। ये आ गया मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट। W1 की वैल्यू मेरे पास है, W2 की वैल्यू मेरे पास है, तो W1 माइनस W2 अपॉन W2 करूंगा तो मुझे मेरी सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। बहुत ही सिंपल सी मेथड,
कहीं पर भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारी मेथड आपके सामने लिखी हुई है कि करना क्या है। इसमें मैंने मेरा सैंपल लिया था, इस सैंपल को 24 घंटे के लिए ओवन में रखा, ओवन का टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया। 24 घंटे के बाद सैंपल को ओवन से बाहर निकाला, तो ओवन से जब सैंपल बाहर निकालूंगा 24 घंटे के बाद, तो वो ड्राई कंडीशन में आ चुका होगा। ओवन में रखने से पहले का वेट ले लेना है, ओवन में रखने के बाद का वेट ले लेना है। दोनों वेट आपके पास मिल जाएंगे, उसको मैंने W1 और W2 कह दिया। W1 कहीं ना कहीं उस सैंपल के अंदर में जो पानी था उसका वेट प्लस सॉलिड के वेट के बराबर होगा, और W2 क्योंकि मिट्टी सूख चुकी थी तो W2 का मतलब सिर्फ वेट ऑफ द सॉलिड्स होगा। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज WW अपॉन WS। तो इन दो इक्वेशंस को, कौन कौन सी दो इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे WW मिल जाएगा। तो W1 माइनस W2 अपॉन W2 विल गिव मी दी वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये तो बात हुई तरीका कि मेथड, तरीका क्या था, प्रोसीजर क्या था ओवन ड्राइंग मेथड से सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालने का। इस ओवन ड्राइंग मेथड को मैंने बोला कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। क्यों ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड मानी जाती है? क्योंकि इसमें गलती की संभावना आप बताओ ना कहां है? इस पूरी मेथड में गलती होने की संभावना कहां है? हां भाई, अगर आपने वेट ही गलत ले लिया, मतलब भाई ये तराजू था, तराजू में मान लीजिए 250 ग्राम्स आ रहा था, आपने 250 की जगह पे 25 ले लिया, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन अगर आप देखें तो इस मेथड में गलती होने की संभावना क्या है? भाई 2 बार वेट ही तो लेना है मुझे, एक बार ओवन में रखने से पहले का वेट, एक बार ओवन से निकालने के बाद का वेट। तो 2 वेट लेने में काहे की गलती होगी? अगर वो दोनों वेट मैंने एक्यूरेटली नाप लिए तो इस मेथड से मुझे जो वाटर कंटेंट मिलेगा वो 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी मॉइस्चर कंटेंट की। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। तरीका तो समझ में आ गया, और इस मेथड को मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो कि कभी किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है या फिर कभी एक आध नंबर के सवाल में भी आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर ये टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखा? कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, दिमाग में आया होगा कि सर इतना टेम्परेचर में मुझे 24 घंटे तक रखना पड़ रहा है मिट्टी को, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सर मैं ऐसा करता हूं कि मैं ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री कर देता हूं, तो 24 घंटे के बजाय हो सकता है सर 8-10 घंटे में ही काम हो जाए मेरा। और किसी को और ज्यादा उत्सुकता है कि बोले सर मेरे को तो 2 घंटा भी नहीं रुकना, तो सर मैं ओवन का टेम्परेचर क्या करता हूं ना, 500 डिग्री कर देता हूं। तो सैंपल रखूंगा और हो सकता है सर आधे घंटे में ही पूरा सूख जाए। यह सवाल आएगा दिमाग में कि सर टेम्परेचर यही क्यों रखा हमने 105 से 110, इससे ज्यादा का क्यों नहीं रख दिया? भाई ज्यादा का टेम्परेचर रख देंगे तो समय कम लगेगा, तो ऐसा क्यों नहीं किया? उसका रीजन समझिएगा। प्रोसीजर समझ में आ चुका है। अब कुछ छोटी छोटी बातें इस मेथड से रिलेटेड, ओवन ड्राइंग मेथड से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं आपके लिए, वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ओवन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 110 डिग्री सेल्सियस। कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना भाई। हमारे दिमाग में जब ये बात आ गई कि सर अगर 110 से ज्यादा का टेम्परेचर कर दूंगा तो समय कम लगेगा, फालतू का मुझे 24 घंटा नहीं इंतजार करना पड़ेगा एक छोटा सा मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए, तो टेम्परेचर ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जिन्होंने ये मेथड बनाई उनने भी तो ये बात सोची होगी ना। तो कारण ये था कि अगर मैं ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का कर देता हूं तो सॉइल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना वो ब्रेक हो जाएगा। सॉइल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, और उसके कारण मालूम है क्या होगा? जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है हो सकता है वो भी गायब हो जाए।
अब सवाल उठा सर ये एड्सॉर्ब्ड वाटर क्या होता है या क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, तो उसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एक छोटा सा मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में भी, एक यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। एक एनवायरमेंटल में एक एलम करके एक केमिकल पढ़ते हैं जिसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O, यही फॉर्मूला होता है फिटकरी का, जिसको एलम कहते हैं। किराने की दुकान पे मिल जाएगा, ये 5 रुपए में इतना सारा दे देगा आपको। तो ये एलम जो होता है ना, इस एलम का फॉर्मूला ऐसा होता है, मे बी आपको पढ़ा हो आपने, Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O। कभी मार्केट से फिटकरी लेके आइएगा 5 रुपए की, तो उसमें आप देखोगे कि सर आपने तो फॉर्मूला ये लिखाया था, लेकिन उस फिटकरी में पानी तो मुझे दिखा ही नहीं, और फॉर्मूले में तो आपने ये पानी लिख रखा है, वो भी 18 मॉलिक्यूल्स है पानी के, पानी तो नहीं दिखा मुझे फिटकरी में। तो वो पानी फिटकरी में अलग से नहीं दिखेगा आपको, वो क्रिस्टलाइन वाटर होता है जो उसके अंदर में मौजूद रहता है। सेम वही चीज जो सॉइल होती है ना, सॉइल के पार्टिकल्स के अराउंड में क्रिस्टलाइन वाटर मिलता है, जो कि वाटर कंटेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर मैंने सॉइल का ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किया, तो वो जो क्रिस्टलाइन वाटर था ना, वो क्रिस्टलाइन वाटर भी गायब होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण सॉइल के सॉलिड्स का जो वेट था वो भी कम होने लगेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए द टेम्परेचर ऑफ द ओवन शुड नॉट बी मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि यह बात समझ में आ गई होगी सभी को। नहीं समझ में आई तो अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया, बिकॉज एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 110 डिग्री सेल्सियस द क्रिस्टलाइन वाटर may get removed, जो कि नहीं होना चाहिए। क्रिस्टलाइन वाटर को रिमूव करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सॉइल के वॉइड्स में जो पानी है उससे वाटर कंटेंट डिटरमाइन होता है। इस क्रिस्टलाइन वाटर से वाटर कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है। सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट सिर्फ उस सॉइल के वॉइड्स में जो पानी है उस पर डिपेंड करता है। ये क्रिस्टलाइन वाटर जो है वो सॉइल के वॉइड्स में नहीं होता है, ये तो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ बंधा हुआ रहता है। और अगर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर रहा तो ये पानी भी गायब होना चालू हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रखेंगे हम। ये पहला पॉइंट। मैंने आपसे बोला ना कि ये जो मेथड हमने पढ़ी है, इस मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की बात करें इस मेथड से रिलेटेड, कि मान लीजिए अगर आपकी सॉइल के अंदर में जिप्सम है, हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपकी सॉइल के अंदर में जिप्सम है, तो उस सॉइल को ओवन में रखने के बाद 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर मेंटेन ना करें। इफ सॉइल कंटेन्स जिप्सम, अगर आपकी सॉइल के अंदर में जिप्सम है, देन द टेम्परेचर ऑफ ओवन शुड नॉट बी मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर होगा तो ये जिप्सम के साथ कुछ रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं, जिसके कारण सॉइल की प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आ जाए। हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हां, अगर सॉइल के अंदर में जिप्सम है तो टेम्परेचर आप 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का ना रखें। दूसरी बात, और अगर बात करूं मैं
कुछ और थियोरेटिकल बात करूं मैं, तो तीसरा पॉइंट मैं इन ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में आपसे बताता हूं। मान लीजिए जो मेरी सॉइल है वो ऑर्गेनिक सॉइल है। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, ये तो हमने नहीं पढ़ा और आपने भी नहीं पढ़ाया इस ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में। तो मेरे भाई ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब कुछ और नहीं है, एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक का मतलब तो यही पढ़ा था हमने 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री जब पढ़ते थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स पढ़ते थे सब में कार्बन होता था। तो ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में कार्बन कंटेंट ज्यादा है। ऑल्दो एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक सॉइल का सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ऑर्गेनिक सॉइल इज नेवर यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ऑर्गेनिक सॉइल को कभी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज नहीं किया जाता है, लेकिन है तो सॉइल ही ना। तो अगर आपकी सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल है और उस ऑर्गेनिक सॉइल का मुझे मॉइस्चर कंटेंट निकालना है ओवन ड्राइंग मेथड से, तो ओवन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का मत करना। तो इफ, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल द टेम्परेचर ऑफ ओवन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बता रहा हूं क्या हो जाएगा। इस सॉइल के अंदर में जो ऑर्गेनिक मैटर था उसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन के कारण फिर कुछ भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो गया तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या होगा उससे हमको लेना देना नहीं है। हां, लेकिन अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर मैंने रखा ओवन का, कब? अगर मेरी सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल है और टेम्परेचर मैंने 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का रख दिया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहूंगा। तो यहां पर मैं इसका रीजन लिख दे रहा हूं, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीडेशन कैन ऑकर। ऑक्सीडेशन हो जाएगा भैया, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल में टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सॉइल के अंदर में जिप्सम है तो 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर करने पे उस सॉइल के अंदर का जो क्रिस्टलाइन वाटर था वो गायब होना चालू हो जाएगा, और मैं वो नहीं चाहता। क्रिस्टलाइन वाटर क्या है मैंने आपको बता दिया। एक और पॉइंट है, हालांकि हम उसको यहां पर लिखेंगे नहीं और ना ही आपको लिखना है उसको। एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर सैंड है, रेत है, तो वो भी सॉइल ना, तो सैंड के लिए 24 घंटे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर सैंड का मॉइस्चर कंटेंट आप निकाल रहे हो तो सैंड बहुत जल्दी सूख जाती है। तो सैंड के लिए हो सकता है 10-12 घंटे में ही आपका काम हो जाए, 24 घंटे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से तो 24 घंटा ही होता है। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं और सैंड का मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे हैं तो आप 10-12 घंटे में भी सैंड को ओवन से बाहर निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैंड के अलावा अगर कोई और सॉइल है, क्ले हो गई, सिल्ट हो गई, तो उसको 24 घंटे तक रखना पड़ेगा और टेम्परेचर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर नहीं रखना है। किसी भी सॉइल के लिए 110 से ज्यादा का तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर सॉइल के अंदर में जिप्सम है तो 80 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर नहीं रखेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, और उस मेथड को मैंने नाम दिया था ओवन ड्राइंग मेथड। सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन किसी इंटरव्यू में बैठे हों, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस टाइप के सवाल आप फेस कर सकते हैं। क्लियर बात? चले, ये तो हुई मेरी पहली मेथड। 6 मेथड्स थी, पहली मेथड हो गई आपकी ओवन ड्राइंग। अगली मेथड को देखते हैं।